balancing of chemical equations. Okay, so we are going to discuss in detail about this method, hit and trial method. So क्या है ये मेथड, पहले हम लोग जान लेते हैं ये मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों है. This method is useful for balancing simple chemical equation. आप बहुत ज्यादा complicated equation इस method से balance नहीं कर पाओगे. और भी अलग अलग method है. Partial equation method is another very important method that can be used for balancing chemical equation. लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस simple method के बारे में, hit and trial method. So this method is useful for balancing simple chemical equation and consist in, क्या होगा इस method में, counting up the number of atoms of each element. आपको number of atoms of each element count करना है. जैसे नाइट्रोजन, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, यहाँ नाइट्रोजन का कितना एटॉम है, नाइट्रोजन का एटॉम है यहाँ पे 2. यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटॉम है, हाइड्रोजन का एटॉम 2. यहाँ नाइट्रोजन का एटॉम 1 और हाइड्रोजन का एटॉम 3. So it consists in counting up the number of atoms of each element on both sides, reactant side as well as product side, and trying to equalize them using coefficient. आपको कुछ constant use करना है, कुछ coefficient जैसे you can use 2, 3, 4 etc. आपको positive integers use करना है for balancing chemical equation. और इन कोफिशिएंट को आपको उस फॉर्मूला या सिंबल जो भी होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, उस सिंबल या फॉर्मूला के फ्रंट में ही लिखना है. ओके, नॉट ऑन द राइट साइड, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट काउंट करना है इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, और फिर कुछ कोफिशिएंट यूज करके उनको बैलेंस करने का हम लोगों को कोशिश करना है. So ये एक इक्वेशन यहाँ जो दिया हुआ है उसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग. The equation is N2 plus H2 gives NH3. Nitrogen reacts with hydrogen to produce what? Ammonia. यहाँ हम लोग यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. This side nitrogen 2, this side nitrogen 1. तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यूज किया कोफिशिएंट 2 on the right side, on the product side. नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 और 3 ये मल्टीप्लाई होगा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विथ 3, हाइड्रोजन 6 हो गया. नाउ इफ यू लुक एट द इक्वेशन, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन कितना हो गया. इफ यू लुक एट द इक्वेशन, इफ आई आस्क यू लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया, पहले था 2 और अब नाइट्रोजन अभी भी 2. ओके, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना था पहले 2, और अभी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है, अभी हाइड्रोजन 3 2 जा 6. राइट साइड में नाइट्रोजन कितना है, दिस पहले था 1 और अभी राइट साइड में नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑन द राइट साइड आप अगर देखोगे इट इज 2, एंड राइट साइड में हाइड्रोजन, इफ आई आस्क यू, हाइड्रोजन का नंबर हो गया यहाँ पे 3 2 जा 6. So number of atoms of nitrogen in the reactant side and the product side are the same. Number of atoms of hydrogen in the reactant side and the product side are the same. So now the equation is balanced equation. Okay. So we have discussed just basic about hit and trial method. इसका थोड़ा advanced steps हम लोग discuss करने के बाद we will be able to balance some simple chemical equations. So we are moving to the next slides. Just next one. तो ये step number 1 of hit and trial method. Step number 1. Step number 1 में क्या करना आपको, write the correct formula of the reactants and products. आपको जो chemical reaction पता है, जो chemical equation पता है, उस chemical equation, chemical reaction में जो भी reactant और product है, उन reactant, उन प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट हो, जो भी प्रोडक्ट हो, उनका करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट सिंबल आपको लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, विथ एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स. और उनके बीच में एक एरो होना चाहिए, वो एरो या साइन ऑफ इक्वलिटी कैन आल्सो बी यूज्ड, व्हिच इज पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट. ऐसा लगना चाहिए रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बना है.
एंड सच इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। जब हम लोग इक्वेशन को अनबैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, बैलेंस करने से पहले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का हम लोग बात करेंगे। The reaction is zinc reacts with dilute hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas। तो आपको जिंक मेटल के बारे में पता होना पड़ेगा, उसका सिंबल है Zn। आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि मेटल्स के लिए वी यूज सिंबल वेदर इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो जिंक के लिए हम लोगों ने यूज किया है सिंबल। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl2 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। ओके, सो ये पर्टिकुलर इक्वेशन, इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इसको भी हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। सो जिंक इन द रिएक्टेंट साइड 1, जिंक इन द प्रोडक्ट साइड 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड 1, हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड 2। तो यहाँ हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग 2 कोएफिशिएंट यूज करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, क्लोरीन यहाँ पे 2 से ये मल्टीप्लाई होगा एंड क्लोरीन हियर ऑलरेडी 2, इट इज बैलेंस्ड। So now the equation is balanced. Zinc in the reactant side 1, in the product side 1, hydrogen in the reactant side 2, product side 2, chlorine in the reactant side, ये 2 इससे multiply होगा, chlorine in the reactant side 2 and in the product side also it is 2. Now the equation is balanced. तो step 1 में हम लोग को skeleton equation लिखना आना होगा। उसके लिए आपको elements का symbol या फिर कोई भी फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ओके, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला, रिएक्टेंट का फॉर्मूला एंड सिंबल, ये सब का नॉलेज आपको पहले से होना होगा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 वी विल डिस्कस। जस्ट वेट। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में कुछ मेथड्स डिस्कस किए गए हैं, वो जो आपको कन्वीनियंट मेथड लगे वो आप यूज कर सकते हो। स्टेप 2, फर्स्ट मेथड, सिलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला ऑफ द स्केलेटन इक्वेशन। जो आप स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे उसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला जो दिखाई देता है आपको, आप उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे जो गिवन इक्वेशन में है वो ये दिखाई दे रहा है, वी हैव टू सिलेक्ट दिस वन and equalize the number of atoms of each of its constituent element on both sides of the chemical equation। फिर इसका जितना भी कंपोनेंट्स है, कॉपर, आयरन, सल्फर, उन सबको आपको बैलेंस करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में यूजिंग सम suitable coefficients or number। Then we will try to balance the remaining symbol and formula। तो पहले इसको ही बैलेंस करने का कोशिश करेंगे हम लोग, जिसका जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा, we'll try to balance that one, we'll try to balance that one। तो यहाँ कॉपर 1 और राइट साइड में कॉपर 2, so we can write 2 here, कॉपर बैलेंस हो गया। नाउ आयरन, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 हो गया। आयरन को बैलेंस करने के लिए we'll have to write 2 here, आयरन बैलेंस हो गया। नाउ सल्फर 4 है रिएक्टेंट साइड में, सल्फर यहाँ पे 1 1 और ये 2 3 और ये 4, सल्फर बैलेंस हो गया। Now oxygen in the product side 2, oxygen in the reactant side 2। Now the equation is balanced। So हम लोगों ने क्या किया, we tried to balance the largest formula available in the equation। पहले उसको बैलेंस किया और फिर remaining part of the equation आराम से बैलेंस हो गया। So step 2 का ये फर्स्ट मेथड, क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन मिला है स्केलेटन इक्वेशन, उसमें आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला देखना है और उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट को आपको सबसे पहले बैलेंस करना होगा। सो दिस इज स्टेप 2 फर्स्ट मेथड, और स्टेप 2 का फर्स्ट मेथड हो गया। अभी हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे, स्टेप 2 का सेकेंड मेथड। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं।
Balance the atoms of that element which occurs at the minimum number of places on both the sides of the chemical equation first. तो आपको देखना है वो एटॉम्स जो मिनिमम प्लेसेस में है, दोनों साइड मिला के उसको आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, और जो सबसे ज्यादा प्लेसेस में है उसको लास्ट में बैलेंस करना है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें हम लोग, ऑक्सीजन इधर भी है, सेकेंड, थर्ड और 4 पोजीशन में, सल्फर 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, आयरन 1 लेफ्ट साइड एंड हियर ऑन द राइट साइड। पोजीशन के बारे में नंबर मैंने नहीं बोला। अब मैं काउंटिंग करता हूं। तो करना क्या हम लोग को इस मेथड में, हम लोग को जो एलिमेंट्स जिनका एटॉम्स ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस में दिखाई देंगे उसको हम लोग को लास्ट में बैलेंस करना है, और जो कम नंबर ऑफ प्लेसेस में दिखाई देगा उसको हम लोग को पहले बैलेंस करना है। सो हम लोग को ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना चाहिए या सल्फर या आयरन को बैलेंस करना चाहिए? तो सिंपल आंसर, आइदर सल्फर और आयरन, हम लोग को ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना चाहिए। सो यहाँ पे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं हम लोग। आयरन 2 है, प्रोडक्ट साइड में Fe2, तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट यूज करने से आयरन बैलेंस हो गया। नाउ सल्फर देखते हैं। अब सल्फर लेफ्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में, राइट साइड में 1 एंड 1 2 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 4 जा 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 3 8। नाउ देखो कितना आराम से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो सिर्फ एक कोफिशिएंट यूज करना पड़ा हम लोग को, दैट कोफिशिएंट इज 2 and that coefficient is used along with FeSO4, ferrous sulfate। ferrous sulfate को हीट करने से it will produce ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो ये वाला स्टेप में, स्टेप 2 में जो सेकंड मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड हम लोग को जो भी एलिमेंट जिनका एटॉम्स सबसे ज्यादा प्लेसेस में दिखाई देगा इक्वेशन में, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, और जो सबसे पहले दिखाई देगा, सबसे कम दिखाई देगा पोजीशन में, उसको पहले बैलेंस करेंगे हम लोग। दिस इज सेकंड मेथड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर मेथड इन स्टेप 2 ओनली। अनदर मेथड विल डिस्कस थर्ड मेथड स्टेप 2 में, और ये मेथड एप्लीकेबल होता है अगर आपका इक्वेशन में डायटोमिक गैस या ट्राइएटोमिक गैस या डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल, उन सब केसेस में भी वी विल बी एबल टू यूज। लेकिन क्लास 10 लेवल में आपको डायटोमिक या मैक्सिमम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। तो आपके लिए ये मेथड बहुत ही एप्लीकेबल सिंपल मेथड है फॉर बैलेंसिंग those chemical equations where gases are involved, either diatomic or ट्राइएटोमिक। मैंने बोला था क्लास 10 में ज्यादातर आपको डायटोमिक गैसेस मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दीज आर डायटोमिक गैसेस। अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2 एंड नाइट्रोजन N2। सो ये मेथड में क्या करना है हम लोग को, look at this explanation first। When an elementary gas, diatomic, such as hydrogen, oxygen, chlorine or nitrogen appears as a reactant or a product, the equation is balanced more easily by keeping the elementary gas in the atomic form। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग गैस को एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। गैस को कौन सा फॉर्म में लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म। तो यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग, C4H10, इसको एटॉमिक फॉर्म में लिख लेते हैं O, and now CO2 plus H2O। ओके, तो इक्वेशन को एटॉमिक फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, फिर इसको बैलेंस करना है। दिस लेफ्ट साइड कार्बन 4, राइट साइड कार्बन 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, कार्बन 4 हो गया। नाउ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 10 और राइट साइड में 2 है, तो we'll have to multiply with 5। ओके, हाइड्रोजन 10 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन इस साइड में 8 प्लस 5, ये 5 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 13 हो गए। तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में।
और हम लोग का मेन इक्वेशन में जो स्केलेटन इक्वेशन है उसमें ऑक्सीजन कौन सा स्टेट में था, ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो इसको वापस मॉलिक्यूलर स्टेट में ले जाने के लिए हम लोग को ये जो एटॉमिक इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है जिसको बैलेंस किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। नाउ इफ यू लुक एट आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कैसा दिखता है, लुक एट हियर 2C4H10 प्लस 13O2। ये जो 2 हम लोगों ने ऑक्सीजन से हटाया था वो 2 वापस हम लोग वहीं पे पुट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। एंड नाउ ये 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हो जाएगा 8CO2 और 10H2O। एक बार देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। कार्बन अगर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में देखो तो कार्बन है 2 4 जा 8, राइट साइड में 8 से मल्टीप्लाइड है। हाइड्रोजन 2 10 जा 20 और यहाँ हाइड्रोजन 10 2 जा 20 एंड ऑक्सीजन 13 2 जा 26 और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 8 2 जा 16 प्लस 10 26। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये मेथड एप्लीकेबल कब है, जब आपका इक्वेशन में ऐसा डायटोमिक गैसेस होगा या फिर ट्राइएटोमिक गैस लाइक ओजोन होगा। ट्राइएटोमिक गैस इन्वॉल्व होने से आपको उसको मोनोएटोमिक बना के वापस ट्राइएटोमिक में लाने के लिए फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, so I discussed this third method, step 2 में balancing of chemical equation by hit and trial method. Now I will move to the next slide जहां हम लोग step 3 का बात करेंगे। Okay, थर्ड मेथड के बाद हम लोग थर्ड स्टेप को स्किप करते हुए सीधा फोर्थ स्टेप में आ रहे हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज बैलेंस्ड इन फाइनल इक्वेशन। तो बैलेंस करने के बाद हम लोग को फाइनली वेरीफाई करना चाहिए, जो वेरिफिकेशन हम लोग कर चुके थे आफ्टर काउंटिंग ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस किया था उसमें जो भी कोफिशिएंट आए थे जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं वो कोफिशिएंट को। जो कोफिशिएंट आए थे इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार और। इसको बैलेंस करने के लिए क्या मेथड मैंने बताया था, डायटोमिक को मोनोएटोमिक करेंगे। C4H10 प्लस O, प्रोडक्ट साइड में CO2 प्लस H2O। ओके, अब इसको मोनोएटोमिक बनाने के बाद जब बैलेंस करेंगे तो कार्बन यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन 10 था तो 5 यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, और ऑक्सीजन 8 और 5 13 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कोफिशिएंट यहाँ यूज किया, फिर कंप्लीट इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2C4H10 प्लस 13O2 gives what 8CO2 प्लस 10H2O। 8CO2 प्लस 10H2O लिखना है हम लोग को यहाँ पे। सो अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है। कार्बन दिस साइड 8, ओके। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दिस साइड 20। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दिस साइड 26। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, कार्बन दिस साइड 8, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें 8 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 16 प्लस 10 दैट इज 26। और अगर हम लोग हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 10 2 जा 20, हाइड्रोजन 20। So इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। Now we can move to the next part. Next step number 5.
यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग सिंबल या फॉर्मूला का राइट में ब्रैकेट में अगर जी लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा गैस को, एल लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा लिक्विड को, ए क्यू लिखने से एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, एंड एस लिखने से इट विल रिप्रेजेंट सॉलिड। तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ भी मुझे डायटोमिक गैस दिखाई दे रहा है, तो मैं वही मेथड यूज करता हूँ वापस। Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, H2 को H कर लिया मैंने, एटॉमिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखा है। नाउ विल ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन। सोडियम दोनों साइड में एक है, ऑक्सीजन दोनों साइड में एक है, हाइड्रोजन दोनों साइड में, अगर लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में 1 and 1 2। तो इक्वेशन बैलेंस है एटॉमिक फॉर्म में। अब उसको वापस डायटोमिक फॉर्म में लाना है हम लोग को। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जब डायटोमिक फॉर्म में लाएंगे हम लोग, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 2Na प्लस 2H2O प्लस प्रोडक्ट 2NaOH प्लस H2। आप अगर वेरीफाई करोगे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, एंड अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी 4, एंड ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इज 2। और अगर प्रोडक्ट साइड पे मैं देखूं, सोडियम इज 2 and oxygen is 2, hydrogen is 4, so the equation is balanced। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंसिंग के अलावा इक्वेशन को कैसे थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं हम लोग। तो सोडियम के साथ मैं लिखूंगा, सोडियम इज अ मेटल, तो ब्रैकेट में S will represent solid, water is a liquid, so we can write L in bracket, sodium hydroxide solution बनेगा, so we can write AQ in bracket, और हाइड्रोजन is a gas, so we can write G in bracket। अब ये इक्वेशन थोड़ा मीनिंगफुल हो गया। थोड़ा और अच्छा से मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। सोडियम ब्रैकेट में S प्लस H2O ब्रैकेट में L, प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में AQ प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और बैलेंस फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 with H2O 2 with NaOH also 2। Now the equation is balanced। So आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। इस मेथड में आपको जो मैंने स्टेप नंबर 2 में डिफरेंट मेथड्स जो मैंने डिस्कस किया, अगर आप उनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करते हो, वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा इक्वेशन में कौन सा मेथड सुटेबल होगा। Okay, so if you apply the method, you will be able to solve this problem, or you will be able to balance chemical equation much more easily। Now we have discussed different steps of balancing chemical equation, और आप लोगों को ये बात जानना चाहिए जो यहाँ पे नोट में given है। Look at here, subscript in the formula of reactants in the products cannot be changed for the sake of convenience। हम लोग फॉर्मूला में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो हम लोग ये सबस्क्रिप्ट अपना कन्वीनियंस के लिए चेंज नहीं कर सकते। हम लोग CO नहीं लिख सकते। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, we cannot write CO for our convenience to balance the equation। An integer placed in front of the chemical formula, always जो integer हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला के फ्रंट में होगा, and multiplies every atom of that formula। जैसे NH3 लिखने से अमोनिया है, अगर मैं 2 यहाँ लिखता हूँ, ये 2 हर एक एटॉम से मल्टीप्लाई होगा। सो हाइड्रोजन का 3 एटॉम है, 2 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन हो जाएगा 6, और नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होने से नाइट्रोजन हो गया 2, जब ये मैं कोएफिशिएंट 2 लिखता हूँ। ओके, 2NH3 में नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6,
3H2O में हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3. ओके, सो आपको ये बहुत हेल्प करेगा इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन and during counting the number of atoms of each element in the reactant, element in the reactant and product side. So we are discussing the method of balancing chemical equation by hit and trial method. और आप इस मेथड को यूज करने से you will be able to balance almost all the equations in the class 8, 9 and 10th level. But next series में I am going to discuss how to balance some complicated equation by using some other method. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन यू शुड लाइक इट. आप चाहे तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशंस आल्सो. सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आई विल अपलोड सून. ओके, goodbye to everyone.